चैप्टर 12 में बेटा हम आज जो हम संसाधन पढ़ने वाले हैं वो जल संसाधन है। ठीक है, वन संसाधन हम लोग पढ़ चुके हैं, वन्य जीव संसाधन जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, वनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर वनों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए सरकार क्या कर रही है वो हमने पढ़ा। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे जल। जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है हमारा जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसका भी संरक्षण जरूरी है क्योंकि जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से कई जो प्रदूषण जैसी घटनाएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हैं, उसकी वजह से जो है जल की जो खपत हो रही है और जो वर्षा जल है वो कम हो रहा है ना। तो इस वजह से जल संकट आ गया है। मतलब पीने के लिए जो उपलब्ध जल है उसकी मात्रा जो है निरंतर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं, जल संकट, यानी उपयोगी जल की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो जल संकट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या उपाय गवर्नमेंट को करने चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है जल संसाधन व संरक्षण। संरक्षण का मतलब है कि जल के जितने भी स्रोत है उनको क्या करना, बचाना, है ना। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब पृथ्वी पर, यानी मतलब पृथ्वी का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जो जमीन है वो कितना प्रतिशत है और जल कितना प्रतिशत है। तो जो जमीन है वो 30% है और बाकी सारा क्या है, जल है। 70% जल है, इसीलिए तो क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे बात समझ। अब ये जो 70% जल है, यानी अगर मान लो ये टोटल जो जल है हमारा 100% है ना, यानी पृथ्वी पर जितनी भी जगह घेरी हुई है उसमें से 70% किसने घेरा है, जल ने, और 30% किसने घेरा है, भूमि में। भूमि में तो अपन क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं ना। अब जो हमारे पास टोटल ये 70% जल है, अगर उसका 100% अगर हम देखते हैं तो इसमें से हमारे पास 2.5% उपयोगी जल है जिसको हम यूज करते हैं, है ना। बाकी का बचा कितना, 97.5% समुद्री लवणीय जल है जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते। समझ में आ गया। तो जो पीने योग्य और जो उपयोगी जल है उसकी मात्रा क्या है, काफी कम है। ठीक है, तो अब आता है कि जरूरी है कि हम क्या करें, ये जो पीने योग्य जो जल की मात्रा कम है उसको क्या करें, जितनी मात्रा हमारे पास अवेलेबल है उसको क्या किया जाए, बचाया जाए। ठीक है, लेकिन कुछ कारण हो गए जो जिसकी वजह से ये मात्रा और भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कौन कौन से कारण हैं जल के कम होने के, यानी जल संकट के, उपयोगी जल के कम होने के, है ना। तो क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बनता है कि जल संकट के कारण बताइए, कौन कौन से कारण है। तो मैंने नोट्स के अंदर लिखा है कि जो जल के स्रोत होते हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं। जल यानी प्रदूषण होना, जल के स्रोत क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। जैसे कि जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं, नदियां हो गई, तालाब हो गए, झीलें हो गई, ये सब क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। उसकी वजह से पीने लायक पानी की क्या हो रही, कमी हो रही। गंगा नदी ठीक है एकदम शुद्ध मानी जाती थी, लेकिन अभी उसमें क्या करते हैं लोग, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, उसके बाद लाशें तक बहा देते हैं मरने के बाद, है ना, मुक्ति होती है ये बोल के। तो पानी इतना गंदा हो गया है कि कई जो करोड़ों का बजट जो है गवर्नमेंट को पास करना पड़ रहा है उसकी सफाई के लिए, क्योंकि ऊपर वाले जो जितना भी हमारा भारत का मैदानी एरिया है वहां पे कृषि और पीने योग्य जल का जो मुख्य स्रोत है वो हमारी गंगा नदी है ना, मैदानी जो क्षेत्र होता है उत्तर के अंदर। तो इसीलिए इसको बचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन निरंतर हम क्या कर रहे हैं, जो जल स्रोत है, जो तालाब है, नदियां हैं, झीलें हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रदूषित कर रहे हैं। इसलिए जल का क्या आ गया, संकट हो गया। तो जल स्रोतों को प्रदूषित करना। फिर हमारे पास दूसरा इसका आता है कि भूजल का अतिदोहन करना। भूजल क्या होता है, जमीन के अंदर जो पानी है, यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद जमीन में जो पानी है उसको हम क्या कह रहे हैं, भूजल। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूबवेल, हैंडपंप की सहायता से उस पानी को निकाल निकाल कर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उससे भी पानी की निरंतर जो है, जमीन के अंदर पानी जो होता है वो पीने लायक होता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हम ट्यूबवेल और हैंडपंप की सहायता से जब निकाल रहे हैं तो निरंतर ये जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो पीने का पानी इसलिए भी कम हो रहा है। ठीक है, फिर आ रहा है जल की आर्थिक मांग। यानी अगर हम कहें तो यहाँ पर दूसरा रीजन हो गया भूजल स्तर में कमी। किस कारण, अतिदोहन। हम
घर घर में आप लोग आजकल देखते हो कि ट्यूबवेल लगी हुई रहती है ना। इस एरिया में तो फिर भी कम है, लेकिन अगर आप दूसरे एरियाज में अगर देखते हो, सिटीज में चले जाओ तो वहां पर हर घर में आपको ट्यूबवेल मिलेगी, है ना। तो क्योंकि वहां पर क्या है, यहाँ पर तो जमाई बांध दे तो नल आ जाते हैं आप लोगों के, लेकिन जो सिटीज में, यहाँ पर सिटीज में जो पानी की अवेलेबिलिटी होती है, पास में कोई तालाब वगैरह नहीं होता, ठीक है, झीलें वगैरह कम होती है, तो वहां पर फिर क्या करते हैं लोग, पानी की पूर्ति के लिए ट्यूबवेल खोदते हैं घर घर में, तो जमीन से सारा पानी क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर तीसरा जो रीजन है वो आर्थिक मांग है। जल की क्या हो रही है, आर्थिक मांग हो रही है, मतलब जल जो है, चाहे उद्योग लगाओ उसके लिए भी जरूरी है, चाहे कृषि करो उसके लिए भी क्या है, जल आवश्यक है। इसीलिए जल का स्तर क्या होता जा रहा है, जल का संकट होता जा रहा है। फिर है नेक्स्ट, मानसून की अनिश्चितता, यानी जो बारिश हो रही है वो सही ढंग से नहीं हो रही, ठीक है, इस वजह से भी क्या हो रहा है, जल संकट आ रहा है। बारिश टाइम टू टाइम नहीं होती। आज इस बार हमारे बारिश हुई थी क्या, हमारे एरिया में नहीं हुई थी, है ना, नहीं की बराबर ही हुई थी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, पीने के पानी की जमाई बांध क्या है, भरा है क्या, नहीं, तो क्या होगा, पानी की कमी होगी, ठीक है, तो इस वजह से होता है। फिर पारंपरिक जो जल स्रोत होते हैं, जैसे कि गांवों के अंदर तालाब बनाए जाते, कुएं बनाए जाते, बावड़ी बनाई जाती है, आजकल उनको कोई पूछता ही नहीं है। अगर पानी चाहिए मतलब ट्यूबवेल खोद दो या नल का कनेक्शन ले लो। पहले के लोग किससे पानी ग्रहण करते थे, कहाँ से पानी लाते थे, पानी का स्रोत उनके पास क्या होता था, तालाब होते थे, कुएं होते थे। तो वो सब जो है आजकल उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए भी पीने लायक पानी की क्या होती, कमी। क्यों, क्योंकि तालाब कुएं में किसका पानी संग्रहित किया जाता है, बारिश का पानी संग्रहित किया जाता है। तो आजकल जो बारिश का पानी है वो तो कहाँ बह जाता है, नालियों में ही बह जाता है ना। तो इस वजह से भी जल की क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। फिर आता है जल संरक्षण का मतलब, प्रबंधन का क्या मतलब है कि जल जो होता है उसको जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में क्या किया जाए, यूज किया जाए। उसके अलावा जितना भी जो जल है उसको क्या करा जाए, सुरक्षित रखा जाए। अब हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले समय के लिए है ना, तो उसको संरक्षण कहेंगे। तो जो है जल के संरक्षण व प्रबंधन के मुख्य 3 सिद्धांत क्या है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। जल की उपलब्धता को बनाए रखना, यानी जल हमारे लिए तो काम में आ रहा है, उतना हमारे पास है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवेलेबल रहे, ये हम ध्यान रखते हैं जल संरक्षण के अंदर। फिर जल को प्रदूषित होने से बचाना, ठीक है, नदियां और तालाब गंदे नहीं हो, प्रदूषित नहीं हो, इसका हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। फिर है संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना, मतलब जो जल हम यूज कर चुके हैं उसको साफ कर फिर वापस उस जल का क्या करना, यूज करना। जैसे कि बीकानेर और जो जैसलमेर वाला एरिया है जहां पर रेगिस्तानी, हमारे राजस्थान में, वहां पर पानी क्या है, बहुत कम। तो खाट पे बैठकर क्या करते लोग, खाट क्या चीज होती है बेटा, ऐसे चारपाई होती है, ठीक है, जिसपे क्या लगी होती है, रस्सी, जो झालियां होती है वो इस तरह से रस्सियां से जो है ऊपर का बैठने का जो पोर्शन होता है वो बनाया जाता है, इस तरह से खाट होती है। तो वहां के लोग क्या करते हैं, इस खाट के ऊपर बैठकर नहा लेते हैं, ठीक है, नीचे उनके क्या रहती है, परात रहती है। तो नहाया हुआ जितना भी पानी है वो सारा क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, मतलब ये पानी तो दूषित हो गया, लेकिन इसको छान कर साफ करके फिर इससे क्या की जाती है, खेत में सिंचाई की जाती है। तो इस जल का क्या हो रहा है, पुनर्चक्रण, मतलब एक बार जो यूज में आया जल को वापस किसी दूसरे काम में लेना, क्या करना होता है, पुनर्चक्रण। तो ये 3 उद्देश्य और सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, 3 नंबर के क्वेश्चन में ये आया हुआ भी है, आपके में भी आ सकता है। तो जल और संरक्षण प्रबंधन के 3 मुख्य सिद्धांत कौन से बताइए, तो ये सीधा सीधा आंसर है जो आपको लिखना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपके, वो बनता है कि जल संरक्षण व प्रबंधन के उपाय बताइए, कि कौन कौन से जो उपाय है वो सरकार जो है वो कर सकती है या हम कर सकते हैं जल संरक्षण को, यानी जल को बचाने के लिए उपाय बताइए। तो पहला है कि जल को क्या कर दिया जाए, राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दिया जाए। अब अगर राष्ट्रीय संपदा हम घोषित करेंगे, है ना, बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा अगर हम इसको घोषित कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको इसके जो स्रोत है उन पर विशेष ध्यान देगी, है ना। तो समुचित नियोजन या प्रबंधन जो है वो होगा, ठीक है, राष्ट्रीय संपदा घोषित करने पर, यानी तो विशेष ध्यान जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर देगी, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय संपदा जल को क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। तो ये पहला उपाय हुआ जल संरक्षण का, है ना।
फिर उसके बाद आता है वर्षा जल संग्रहण विधियों का उपयोग किया जाए। वर्षा जल संग्रहण विधियां अपनाई जाए। ठीक है, क्या किया जाता है, घरों की छतों पे जितना भी पानी होता है उसको इकट्ठा करके किस में भर लिया जाए, टैंक में भर लिया जाए, और उस टैंक से फिर आगे फर्दर कपड़े धोने में उस पानी को हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की विधियों का अपनाया जाए। फिर जो घरेलू उपयोग जो के अंदर जो जल की बर्बादी हो रही है, घरेलू जो कार्यों में जल की बर्बादी हो रही है उसको कम करना। ठीक है, यानी घरेलू कार्यों में हम जल को जो वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते टाइम क्या कर रहे हैं, ब्रश तो कर रहे हैं, जो नल है वो खुला पड़ा हुआ है, ठीक है, बहता जा रहा है पानी, तो ये बर्बादी है जल की ना, तो इसको हम क्या करें, रोकें। उसके बाद आता है भूजल का अतिदोहन नहीं किया जाए। ठीक है, भूजल जो होता है यानी पृथ्वी के गर्भ में जो पानी है उसका अतिदोहन नहीं किया जाए, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, जल को प्रदूषित होने से क्या किया जाए, रोका जाए। कैसे रोक सकते हैं, नदी तालाब जो होते हैं उसके किनारे पर लोग नहाते हैं, तो नहाने पे क्या कर दिया जाए, निषेध लगा दिया जाए। पशुओं को छोड़ देते हैं, तो जो ऐसी जो क्रियाएं की जाती हैं, है ना, कचरा डाला जाता है, फैक्ट्री और मिल का जो अवशिष्ट जल होता है वो भी नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, तो ऐसी जो चीजें होती है वो जल को प्रदूषित करती है, तो उन पर क्या कर दी जाए, रोक लगा दी जाए। फिर उसके बाद है जल का क्या किया जाए, पुनर्चक्रण किया जाए, है ना, वापस इसको क्या किया जाए, एक बार यूज आने के बाद उस पानी को, जैसे कि घर में भी हम ये चीज कर सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने जो बाथरूम में नहाया, वो पानी जो बाथरूम के अंदर से निकलने वाली जो नाली है उसको क्या कर दो, अगर घर में आपके गार्डन है तो उसमें छोड़ दो, तो जितना भी आपका जो पानी होता है वो कहाँ चला जाएगा, जो आपने गार्डन में पौधे लगा रखे हैं उनको क्या हो जाएगा, वो अवेलेबल हो जाएगा, है ना। और भी क्या कर सकते हैं, किचन है, किचन में जो बर्तन धोते हैं उसका जो पानी है उसकी कनेक्टिविटी लॉन से कर दो अगर आपके घर में है, तो उससे क्या होगा, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें पानी मिल जाएगा, तो वो जल का क्या होगा, पुनर्चक्रण है, तो पुनर्चक्रण किया जाए। ठीक है, फिर है बाढ़, जो जहां पर बाढ़ आता है वहां पर क्या होता है, बाढ़ क्यों आती है, जैसे कि सपोज ये नदी है, तो इसका जो जल स्तर क्या हो जाता है, बारिश होने की वजह से इसका जो पानी का लेवल है वो क्या हो गया, बह गया, बढ़ गया, है ना, तो ये ज्यादा बहने लग जाती है, और बहते समय यहाँ का जो एरिया में क्या होगा, जितने भी घर होंगे उनको क्या कर देगी, तहस नहस कर देगी, तो जल स्तर बढ़ने की वजह से क्या आती है, बाढ़ आती है, मतलब जहां नदी बह रही होती है उससे भी ज्यादा एरिया में ये पानी क्या होने लगता है, बहने लगता है। आगे बात समझ में, तो बाढ़ वाले जो एरिया होते हैं वहां पर इन नदियों को क्या कर दिया जाए, आपस में जोड़ दिया जाए, जैसे कि सपोज उत्तर की ओर जो हमारे यूपी है, पंजाब है, वहां की जो नदियां हैं उनकी कनेक्टिविटी राजस्थान में कर दो, क्यों, क्योंकि राजस्थान में पानी क्या होता है, कम है ना, अवेलेबिलिटी कम है, तो वहां में बाढ़ के चांसेस कम हो जाएंगे, उत्तर के अंदर, है ना, भारत में मतलब ऊपर वाले एरिया के अंदर जितना भी ये जो नदियां निकल रही है ना, उसको किससे जोड़ दो, यहाँ पर राजस्थान से जोड़ दो। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं वो राजस्थान में अगर आएगी तो यहाँ बिहार वगैरह में बाढ़ के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हमारा राजस्थान क्योंकि अधिकतर एरिया जो है वो मरुस्थलीय है, तो अवेलेबिलिटी किसकी हो जाएगी, पानी की हो जाएगी, तो क्या किया जाए, नदियों को आपस में जोड़ा जाए। जोड़ना, है ना, नदियों को आपस में क्या किया जाए, जोड़ा जाए। ठीक है, और लास्ट जो पोर्शन जो चीज है वो है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर लोग क्या करते हैं, कृषि का काम करते हैं, तो सिंचाई जो होती है वो टपकन विधि या फव्वारा विधि से की जाए। सिंचाई करने के लिए जो खेत में फसलें लगी है उनको पानी किससे दिया जाए, जो फव्वारे होते हैं उनसे दिया जाए। फिर नेक्स्ट आता है कि जल संरक्षण के लिए दो महत्वपूर्ण कदम जो है उठाए गए हैं, वो कौन से हैं जो अभी तत्कालिक चल रहे हैं, तो दो, फर्स्ट है वर्षा जल संग्रहण, है ना, और दूसरा है जल संभर क्षेत्र बनाना। ठीक है, तो समाकलित पहले हम देखेंगे, समाकलित जल संभर क्षेत्र क्या होता है बेटा, देखो ये ऊंचे एरिया है, जैसे पर्वतीय एरिया है, अब पर्वतीय एरियो से देखो अलग अलग छोटी छोटी क्या आती है,
ऊंचाई होती है, ये नीचे है जो ढलान वाला एरिया है, तो यहाँ से अलग अलग क्या निकलती है, नदियां निकलती है। तो ये एक पर्टिकुलर भूभाग है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर भूभाग है, जल संभर जिसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी अलग अलग नदियां आ रही है या जो पहाड़ियों से बर्फ पिघलकर जो पानी आ रहा है ना, वो सारा जो छोटी छोटी नदियों का जो पानी है वो सारा इकट्ठा होता है इस एरिया में। फिर इस एरिया से एक बड़ी नदी निकलती है और वो जाके कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। आगे बात समझ में, तो ये नदी जो है इससे समुद्र में मिल जाती है। तो छोटी छोटी नदियां जो है सारा पानी लाके इकट्ठा करती है, ठीक है। और ये जो इकट्ठा पानी होता है ना, ये पानी एरिया में उसे क्या कहा जाता है, जल संभर क्षेत्र कहा जाता है। अब इस जल का उपयोग किसमें किया जाता है, जैसे कृषि के लिए करते हैं, सामाजिक वानिकी के लिए करते हैं, ठीक है, जलवायु में आर्द्रता बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर ये पानी रिस कर जमीन में भी जाता है, तो भू जो जल स्तर है उसको बनाए रखने के लिए भी इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, मत्स्य पालन के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये जो जल संभर क्षेत्र है वो इस तरीके से कुछ नहीं होता, ये जितनी भी छोटी छोटी नदियां होती हैं वो मिलकर एक एरिया बना लेती है, उसे जल संभर क्षेत्र कहा जाता है। इसका काम होता है कि जो भूमिगत जल है, जो तालाब है, जो कुएं हैं, उनके अंदर पानी का लेवल क्या रहे, बना रहे। आगे बात समझ में, तो ये जल संभर क्षेत्र है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, ये से पूछा जाएगा आपको कि जल संभर क्षेत्र क्या होता है, तो आप समझा देना, मैंने नोट्स में आपको दिया है। उसके बाद पूछा जाता है कि जल संभर क्षेत्र बनाने का उद्देश्य क्या क्या है। तो देखो पहला उद्देश्य लिखा है, मिट्टी और आर्द्रता को क्या करना, बनाए रखना, है ना। मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, ये पानी जो बह रहा है जितना भी, इसके साथ साथ मिट्टी क्या होती जाती है, बहती जाती है। लेकिन अगर यहाँ इकट्ठा हो रहा है तो सारी मिट्टी क्या हो रही है, यहाँ इकट्ठी हो रही है। ये मिट्टी बहकर कहाँ नहीं जा रही, समुद्र में नहीं जा रही। तो मिट्टी को बनाए रखना, फिर आर्द्रता को क्या करना, वायुमंडल में बनाए रखना, पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, बाढ़ का नियंत्रण करना, ठीक है। फिर है जल की बचत करना, यहाँ पर पानी क्या हो रहा है, संग्रहित रहता है, तो जल की बचत करना। वृक्षारोपण करना, यहाँ पानी होगा तो इसके आसपास क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण करना। फिर है उद्यान तथा चरागाह का विकास करना, इसके आसपास क्या बनाए जाएंगे, गार्डन बनाए जाएंगे और चरागाह बनाए जाएंगे, जहां पर मवेशी जानवर होते हैं, गाय वगैरह क्या करेंगे, चारा चरेंगे, ठीक है। फिर है राजस्थान में, और लास्ट इसका पॉइंट है सामाजिक वानिकी, यानी इसके आसपास ग्रामीण जो क्षेत्र होंगे वो लोग क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण जो है, जिसमें क्या किया जाता है, बारिश के पानी को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो जल संरक्षण का दूसरा उपाय किया गया है, वो कौन सा है, वर्षा जल संग्रहण। अब यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण का क्या मतलब है, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, किसके लिए, भविष्य में उपयोग के लिए, ये वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कौन कौन सी जो पद्धतियां है ना, स्वदेशी पद्धतियां हैं, जिसमें क्या किया जाता है, वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। स्वदेशी पद्धतियां हैं जिसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी पद्धतियां हैं, तो सबसे पहले है खड़ीन, ठीक है। फिर उसके बाद तालाब, है ना, खड़ीन है, तालाब है, फिर झील, फिर उसके बाद बावड़ी, और लास्ट आपके जो आती है वो है तोबा, जो कि मरुस्थलीय एरिया में बनाए जाते हैं। तो ये सारी पद्धतियां हैं जिससे पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहली चीज आती है खड़ीन। खड़ीन क्या चीज होती है बेटा, जैसे कोई ऊंचाई वाला एरिया है तो उसके नीचे इस एरिया को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसके दोनों ओर तो होगी क्या, मिट्टी की दीवार, और इधर होगी क्या, पत्थर की बनी मजबूत दीवार,
ठीक है, ये मिट्टी की होगी और इधर पत्थर की होगी। अब ये वाला जितना भी यानी ये ऊंचाई वाला एरिया है, तो यहाँ से सारा पानी बारिश का जो होगा, ये बारिश हुई तो सारा आके इकट्ठा कहाँ होगा, या नीचे इसमें होगा। ठीक है, यानी ये जो मिट्टी की दीवार और पत्थर की दीवार है, इस सारे पानी को यहाँ पर क्या करेगी, इकट्ठा करेगी। तो ये एरिया क्या कहलाता है, खड़ीन कहलाता है। फिर जब पानी से ये पूरा भर जाएगा, अधिक वर्षा हुई, तो यहाँ पर सेम आगे भी इस तरह की स्ट्रक्चर क्या कर दी जाती है, बना दी जाती है। तो ये पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फिर लोग यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है उसको क्या करते हैं, गांव वाले यूज करते हैं। और जब ये पानी पूरी तरह से सूख जाता है, तो इसी जगह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, खेती करने के लिए किया जाता है। तो ये खड़ीन होती है। फिर उसके बाद तालाब, जानते हो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर गहराई में ऐसे खड्डे होते हैं जिसमें क्या होता है, पानी भरा रहता है और दलदली यहाँ पर जमीन होती है। ठीक है, इसके पास में इसके तलहटी यानी इसके किनारे पर क्या होता है, कुआं होता है, जिसके क्या कहा जाता है, बेरी कहा जाता है। तालाब के किनारे पर क्या है, कुआं, जिसे बेरी कहते हैं। और तालाब जो है जनरली मवेशियों को पानी पिलाने के लिए और नहाने के लिए बनाए जाते हैं गांवों के अंदर, जहां पुरुषों के नहाने के लिए अलग तालाब होता है और लड़कियों के या स्त्रियों के नहाने के लिए अलग तालाब होता है। फिर उसके बाद आते हैं झीलें। झीलें जो है वो थोड़ी, तालाब थोड़ा छोटा होता है, झीलें थोड़ी बड़ी होती है और दो तरीके से होती है, एक तो कृत्रिम होती है और एक मानव निर्मित होती है। कृत्रिम का उदाहरण आपके माउंट आबू की नक्की झील है कि नहीं है, मानवों ने बनाया इसको। तो ये जो है तालाब से ज्यादा क्या होती है, लार्ज एरिया में होती है ना। इसकी जो झीलें होती है उसका किनारा जो होता है वो पथरीला होता है और उसको उतरने के लिए इसके कहीं कहीं पे इसमें क्या होती है, सीढ़ियां भी दी हुई रहती है। ठीक है, तो दो प्रकार की झीलें होती है। पास में ये झीलों का शहर उदयपुर, देख के आ जाना नहीं देखा है तो। फिर आता है बावड़ी। नेक्स्ट है बावड़ी। बावड़ी तो कई गांवों में मिलती है। चांद बावड़ी बहुत फेमस है राजस्थान की, जिसमें कि बहुत सारी क्या है, सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक तरीके से ये कुएं की तरह ही होता है, लेकिन कुएं का व्यास जो होता है वो थोड़ा कम होता है। इसका व्यास क्या होता है, बावड़ी का ज्यादा होता है। और बावड़ी में क्या होती है, कई सीढ़ियां होती हैं उतरने के लिए चारों तरफ से। तो लोग उतरते हैं, यहाँ से पानी यूज करते हैं और चले जाते हैं। तो चांद बावड़ी जो है दौसा जयपुर बॉर्डर के ऊपर स्थित है। ठीक है, उसे ये कहा जाता है कि उसके अंदर जो सीढ़ियों से आप उतर रहे हो ना, इतनी सीढ़ियां हैं उस पे कि जिन सीढ़ियों से आप उतर रहे हो उसी सीढ़ी से आप वापस जा नहीं सकते, मतलब इतना कंफ्यूज हो जाते हो आप सीढ़ियों में। और लगभग 13 मंजिल के उसमें क्या है, मतलब यहाँ पर अगर महल देखते हो तो 13 मंजिल का जो महल है वो पाया जाता है। तो ये चांद बावड़ी है। फिर उसके बाद है टोबा। मरुस्थलीय इलाके जो होते हैं, जैसे कि रेगिस्तान वाला एरिया होता है, वहां पर तालाब के समान ही क्या होता है, ऐसे जो है चारों तरफ मिट्टी का एरिया, जो बॉर्डर होती है वो बनी हुई होती है, उसमें पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है, तो वो टोबा होता है। तो वो मरुस्थलीय एरिया के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, पानी को संग्रहित किया जाता है। तो ये जल संरक्षण के क्या हो गए, राजस्थान में जो पद्धतियां हैं, स्वदेशी पद्धतियां, बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है इन सारी चीजों के अंदर। ठीक है, तो ये सारी पद्धतियां हैं। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले लास्ट, वो है हमारा पेट्रोलियम संसाधन जो है ना, तो उसको लास्ट हम देखेंगे।